Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्या स्थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8th एनसीईआरटी सीबीएसई के हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड। जी हाँ, हम हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड का थर्ड वीडियो लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसके पहले रूलिंग द कंट्री साइड इस चैप्टर के हम 2 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं। आप वो 2 वीडियो लेक्चर देख लेंगे, आपको तीसरा वीडियो लेक्चर कैरी ऑन कीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे और परमानेंट सेटलमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम थी उसकी बात कर लेंगे। साथ ही इंट्रोडक्शन लेंगे हम महलवारी सिस्टम का भी। तो चलिए बिना किसी देर के आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया था। किससे? इंडियन से। ब्रिटिशर्स इंडियन पीजेंट से, इंडियन फार्मर से क्या टैक्स लेते थे? रिवेन्यू लेते थे, टैक्स लेते थे। यानी जो भी प्रोड्यूस होता था खेत में उससे पैसा वो लोग लेते थे। किससे? इंडियन से, ब्रिटिशर लोग। लेकिन हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर ने जब बंगाल को कब्जे में लिया और जो शाह आलम सेकंड था उसको जमींदार बनाया, उसको दीवानी राइट्स दिए, तो उसको कब्जे में लिया, तो टैक्स पे करने का कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं बनाया। देयर वाज नो रेगुलर सिस्टम और परमानेंट सिस्टम टू कलेक्ट टैक्स। टैक्स करने का कोई अच्छा सा रेगुलर सिस्टम नहीं, ऑफिशियल वर्क नहीं चलता था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बाद में इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 1793 में एक नया सिस्टम ला दिया। हमने पढ़ा था कि 1860 के पहले सारे आर्टिसन वगैरह गोल्ड सिल्वर से खरीदते थे सामान। ठीक है, फिर हमने बात किया कि कोई रेगुलर सिस्टम है नहीं टैक्स कलेक्ट करने का, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अब टैक्स कलेक्ट करने का, इंडियन लोगों से टैक्स वसूल करने का एक अच्छा सा सिस्टम बनाना चाहिए। तो क्या किया ब्रिटिशर्स ने, 1793 में एक सिस्टम लाया। उस सिस्टम को कहा गया परमानेंट सेटलमेंट। क्या कहा गया उसे? परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? इस वर्ड से आप समझ पा रहे होंगे, परमानेंट। परमानेंट मतलब फिक्स, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। टैक्स का अमाउंट फिक्स हो जाएगा। पहले टैक्स का अमाउंट फिक्स नहीं था। रिवेन्यू अगर मान लीजिए खेत में प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो टैक्स बढ़ जाता था, और खेत में प्रोडक्शन कम हो गया तो टैक्स कम नहीं होता था, उतना ही रहता था। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट ने इस बात को चेंज किया कि चाहे प्रोडक्शन बढ़े चाहे प्रोडक्शन घटे, टैक्स कितना रहने वाला है, रिवेन्यू कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो जिसमें अमाउंट फिक्स होगा, जिस सिस्टम में अमाउंट को फिक्स कर दिया, रिवेन्यू देने वाले अमाउंट को फिक्स कर दिया गया, उसे ही क्या कहा गया? परमानेंट सेटलमेंट कहा गया है। तो परमानेंट सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1793 में। आप इस ईयर डेटा को याद रखिए कि परमानेंट सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ है। तो क्यों आया परमानेंट सेटलमेंट, इसका जवाब अगर सुनना है तो आपको सीधे सीधे ध्यान रखिए कि टैक्स कलेक्ट करने का कोई भी रेगुलर सिस्टम नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स को रेगुलरली अच्छे से कलेक्ट करने के लिए एक नया सिस्टम बनाया, जिसे उन्होंने कहा परमानेंट सेटलमेंट कहा। और ये परमानेंट सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ है? 1793 में। भी ध्यान रखना आपको। तो इस टॉपिक पे 2 क्वेश्चन बनते हैं स्टार्टिंग में ही कि व्हाई परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो आपको बताना होगा, सिंस देयर वाज नो रेगुलर सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, हेंस ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट। और अगर आपको सवाल पूछे कि परमानेंट सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1793। तो चलिए ध्यान देते हैं हम और पढ़ते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट है क्या और इसमें क्या क्या काम होता था। तो सबसे पहली बात, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ 1793 में। कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ परमानेंट सेटलमेंट? 1793 में। डेटा लिख लीजिएगा, चाहे तो इन नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले सवाल का जवाब मिल गया कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट क्या हुआ है? इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। दूसरी बात कि जो परमानेंट सेटलमेंट में करना क्या था, कि क्या था? सिर्फ सिस्टम बना देने से तो काम नहीं चलेगा। उस सिस्टम में क्या वर्किंग होता था, क्या परफॉर्म होता था, कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, इन सब की भी बात हम करते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट में जो राजाज और तालुकदार थे, तालुकदार मतलब तहसीलदार जो होता है ना, तालुका जिसको बोलते हैं ना, आप जानते हो मराठी वर्ड है तालुका। तो राजाज और तालुकार जो लोग थे, यानी जो जो लोग अपने एरिया को संभालते थे, इंडियन लोगों को, उनको ब्रिटिशर्स ने क्या बना दिया? जमींदार। उनको मान्यता दी कि आप जमींदार हो, हम आपको कब्जे में नहीं लेंगे, हम आपको हराएंगे भी नहीं, आपसे लड़ेंगे भी नहीं। इसके पहले भी हमने पढ़ा, ब्रिटिशर डोंट वांट टू एलिमिनेट इंडियन रूलर्स, दे वांटेड टू कंट्रोल देम, है ना। तो वही पॉलिसी ब्रिटिशर्स यहाँ भी अपना रहे हैं। वो राजाओं को, तालुकदार को, तहसीलदार को क्या कर रहे हैं? खत्म नहीं कर रहे, उन्हें मार नहीं रहे, लड़ाई में हरा भी नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बस उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। दे आर नॉट एलिमिनेटिंग, दे आर जस्ट कंट्रोलिंग देम। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब हम टैक्स वसूल नहीं करेंगे, हम ब्रिटिशर टैक्स नहीं लेंगे। टैक्स कौन लेगा? आप जो राजा लोग हो, तालुकदार लोग हो, आप ही लोग क्या करोगे? टैक्स कलेक्ट करोगे। आप लोग इंडियन हो, आप इंडियन पीपल को अच्छे से जानते हो, तो आप क्या करो? उनके पास जाओ, उन पीजेंट्स और फार्मर्स क्या करो? टैक्स कलेक्ट करो, और कलेक्ट करने के बाद पूरा पैसा लाके हमें दे दो, कंपनी को दे दो। यानी कंपनी अब डायरेक्ट टैक्स नहीं ले रही है, वो किससे टैक्स वसूल करवा रही है? राजाज और तालुकदार को, जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया है? जमींदार नाम दिया है। ठीक है, ये जमींदार क्या करेंगे? जमींदार वर आस्क्ड टू कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स। ये जमींदार क्या करेंगे? पीजेंट से रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ द कलेक्टेड रिवेन्यू, एक बार रिवेन्यू जब कलेक्ट हो गया अपने गांव से, अपने पूरे आसपास के एरिया से टैक्स जब जमा कर, जिस भी राजा के अंडर, जिस भी जमींदार के अंडर जो एरिया आता,
उस एरिया से पूरा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करता और फिर ले जाके किसे देता, वो कंपनी को, है ना। द कलेक्टेड रेवेन्यू वाज टू बी पेड टू द कंपनी, और सारा पैसा किसे पेड किया जाता, कंपनी को पेड कर दिया जाता। तो अब हम बोलेंगे, और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जमींदार लोग टैक्स दे रहे इंडियंस और दे रहे ब्रिटिशर्स को, तो जमींदार का क्या फायदा होता होगा, उन्हें तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो चलिए हम इसी की बात कर लेते हैं कि इन जमींदार को क्या प्रॉफिट हुआ है इस परमानेंट सेटलमेंट के सिस्टम से। तो देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया कि जो अमाउंट है वो फिक्स है परमानेंटली, टैक्स किसी को देना है। फॉर एग्जांपल किसी गरीब को अगर 5,000 रुपए का टैक्स देना है उसको ईयरली का, 5,000 का उसे टैक्स देना है। तो अगर मान लीजिए उसके पास ज्यादा पैसे हैं, खेत में ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो उसके 5,000 की जगह 8-10 हजार पैसा भी आ सकता है एक्स्ट्रा, है ना। तो क्या होगा, वो 5,000 तो कंपनी को दे दिया जाएगा क्योंकि रेवेन्यू क्या है, फिक्स है। लेकिन उससे एक्स्ट्रा जो 2,000, 3,000, 4,000 और एक्स्ट्रा आ गया, मान लीजिए 7,000 आ गया, तो 5,000 किसे मिलेगा, कंपनी को, क्योंकि वो तो फिक्स था पहले से ही 5,000 ही देना है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच गया कितना, 2,000, 2,000, वो कौन ले लेगा, जमींदार ले लेगा। तो ये फायदा होता है जमींदार का। और इवन कई जमींदार तो बहुत क्रूअल हो गए थे, यानी जानबूझ के अगर टैक्स 5,000 है तो वो क्या करते थे, किसानों से जबरदस्ती 8,000 लेते थे। 5,000 किसे दिया, कंपनी को, और 3,000 खुद रख लिया। यानी इस तरह से जमींदार लोग अपना भी फायदा कमा रहे थे, इंडियन लोगों को, इंडियन पीजेंट्स को, फार्मर्स को और ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे किस सिस्टम के अंडर, परमानेंट सेटलमेंट के अंडर। तो ये भी उसमें की एक प्रॉब्लम थी, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक परमानेंट सेटलमेंट में क्या एक्टिविटीज होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम समझ गए कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है, अमाउंट जो टैक्स देना है वो फिक्स हो गया है। दूसरी बात कि अमाउंट जो वसूलना है, टैक्स वसूलने का काम किसे दिया गया है, जमींदार को। और ये जमींदार लोग कौन है, जो भी राजा और तालुकदार है, उन्हें ब्रिटिशर्स ने क्या बना दिया, जमींदार। तो सीधे सीधे आप ध्यान रखिए, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ 1793 में। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियन राजाओं को, इंडियन तालुकदार को क्या बना दिया, जमींदार बना दिया, और कहा कि ये जमींदार ही, यानी आप लोग ही क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे और किसे लाकर देंगे, हम ब्रिटिशर्स यानी कंपनी को लाकर देंगे। तो ये जमींदार जो थे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। जमींदार वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स, द कलेक्टेड रेवेन्यू वाज टू बी पेड टू द कंपनी। पीजेंट से टैक्स लिया जमींदार ने, जमींदार को बनाया किसने, ब्रिटिशर्स, है ना। आप अगर डायग्रामेटिकली समझना चाहें तो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा दूं कि पीजेंट्स हैं और हमारे पास ये किंग्स हैं, जिसको हम किंग्स बोल देते हैं, किंग्स है ना, ये किंग्स हैं, और या तालुकदार्स भी हैं, तालुकदार्स भी है ना, किंग्स हैं, तालुकदार्स हैं और ब्रिटिशर्स हैं। तो क्या होता था, ब्रिटिशर्स ने इन किंग्स और इन तालुकदार्स को क्या बना दिया, जमींदार बना दिया ना, जमींदार बना दिया इनको। और इन्होंने कहा कि ये लोग क्या करें, जमींदार टैक्स लेंगे किससे, पीजेंट से, और वापस किससे लाकर देंगे, ब्रिटिशर्स यानी कि कंपनी को। ठीक है, तो आप सिस्टम समझिए, ब्रिटिशर्स ने राजा और तालुकदार को क्या बनाया, जमींदार बनाया। अब ये जमींदार टैक्स लेंगे किससे, पीजेंट से, और ये सारा टैक्स ये जमा करने वाला जमींदार लोग, इनसे सारा टैक्स जमा करने वाला किसको लाकर देंगे, कंपनी को दे देंगे। तो पूरा सिस्टम कैसा चल रहा है आप देख लीजिए, यानी ब्रिटिशर्स बिना किसी मेहनत के टैक्स वसूल कर पा रहे हैं किससे, इंडियन से। और इसमें खास बात ये थी कि जो भी टैक्स देना था वो क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया था। फिक्स था इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। अब फिक्स है तो ब्रिटिशर्स कभी भी जमींदार से ज्यादा टैक्स तो नहीं मांगने वाला, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फिक्स किया था कि एक आदमी 5,000 देगा तो 10,000 लोगों 10 लोग होंगे, उनसे कितना आ जाएगा, 50,000 रुपए आ जाएगा। इसने ऐसा सोचा था, जब ब्रिटिशर्स यही करते थे, तो एक्स्ट्रा तो नहीं मांगते थे जमींदार से, लेकिन जमींदार इन लोगों से एक्स्ट्रा मांगता था। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने बोला कि हमें 1 लाख रुपए टैक्स होता है हमारा हिसाब, तो 1 लाख रुपए ला कर दो। तो जमींदार क्या करते थे, पीजेंट लोगों से 1 लाख से ज्यादा वसूल कर लेते थे, 1.5 लाख वसूल कर लेते थे। 1 लाख किसको दे देंगे, कंपनी को, बाकी बचा हुआ एक्स्ट्रा क्या रख लेते थे, कंपनी सॉरी जमींदार वाले खुद रख लेते थे। तो ये गड़बड़िया फॉर्म हो रही थी किसमें, परमानेंट सेटलमेंट में। ठीक, तो द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स परमानेंटली, ये हम जानते हैं। कंपनी इंकरेज जमींदार टू इंप्रूव लैंड, जब टैक्स लेने का सिस्टम चलता था तो कंपनी ने कहा जमींदार को कि आप जमींदार लोग क्या करो, लैंड को और अच्छा बनाने की कोशिश करो, लैंड को इंप्रूव करो, इरिगेशन इंप्रूव करो, किसानों को फोर्स करो, किसान ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। इससे क्या फायदा होगा कि इंडियन किसान लोग ज्यादा उगाएंगे, तो ब्रिटिशर को अपना अमाउंट तो फिक्स है, परमानेंट सेटलमेंट नाम है इसका, तो प्राइस फिक्स है, तो उनका फिक्स टैक्स तो उनको मिलता जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा टैक्स है, बढ़ा हुआ प्रोडक्शन जो है वो कौन ले लेगा, जमींदार ले लेंगे। तो ब्रिटिशर ने कहा कि अगर आप लैंड अच्छा बनाओगे तो जमींदार लोग आपको भी फायदा होगा, ये ब्रिटिशर्स ने जमींदार को बोल दिया। और इसी बात का फायदा उठाया जमींदार में परमानेंट सेटलमेंट में। उन्होंने क्या किया, जो भी पीजेंट्स और फार्मर्स होते थे उनको जबरदस्ती फोर्स करते कि अच्छा काम करो, खेत में ज्यादा काम करो, ज्यादा खाद डालो, ज्यादा इरिगेशन करो, बहुत मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो और ढेर सारा प्रोडक्शन करो। और उसमें से जो फिक्स प्रोडक्शन है वो किसको चला जाएगा, ब्रिटिशर्स को। बाकी एक्स्ट्रा सरप्लस कौन रख लेता है, बचा हुआ सरप्लस एक्स्ट्रा कौन रख लेता है, ब्रिटिशर्स की जगह ब्रिटिशर्स के द्वारा जो अपॉइंट किए हुए जमींदार से वो लोग रख लेते थे। यानी इससे जमींदार फायदा कमा रहे थे, यानी इंडियन किंग्स और तालुकदार जो थे, राजा जो थे उस वक्त, वो फायदा कमा रहे थे अपने ही इंडियंस को क्या करके, एक्सप्लॉइट करके। किसके कहने पर, ब्रिटिशर्स के कहने पर।
तो ये हमने बात कर ली यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट की। चलिए अब हमें बात करनी है कि परमानेंट सेटलमेंट में प्रॉब्लम्स क्या थी। जी हाँ, परमानेंट सेटलमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी हम उसकी बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, परमानेंट सेटलमेंट क्या है और उसके बारे में इंट्रोडक्शन लेने के बाद, उसकी एक्टिविटीज, उसकी वर्किंग को जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट से इफेक्ट क्या पड़ा, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू परमानेंट सेटलमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट ने कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, कौन सी परेशानियां किसानों के आगे, जमींदार्स के आगे, ब्रिटिशर्स के आगे, है ना, कल्टिवेटर्स, पीजेंट्स के आगे, इन सब के सामने कौन सी परेशानियां खड़ी हो गई इस परमानेंट सेटलमेंट की वजह से, जो कब इंट्रोड्यूस हुआ था 1793 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि परमानेंट सेटलमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस और परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा क्रिएट किए गए प्रॉब्लम, दोनों का मतलब एक ही है। अगर दोनों का सवाल है तो आपको जवाब एक ही देना है। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट बाय परमानेंट सेटलमेंट्स, यही जवाब लिखेंगे आप, और कॉन्सिक्वेंसेज या फिर इफेक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स, वही जवाब लिखेंगे आप, सेम ही लिखना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट में कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। सबसे पहली बात कि जमींदार्स वर नॉट इन्वेस्टिंग इन लैंड इंप्रूवमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में ब्रिटिशर्स ने ये तो कह दिया कि जमींदार लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, फिक्स रेवेन्यू, और हमें लाकर देंगे, साथ ही साथ उन्हें लैंड को भी इंप्रूव करना चाहिए। लेकिन कई जमींदार जो थे लैंड को इंप्रूव करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि लैंड को इंप्रूव करने के लिए क्या लगता है, ढेर सारा पैसा लगता है। खेती के लिए, खेती को बढ़ाना है तो बहुत सारे रिसोर्सेज, पैसा लगता, तो जमींदार अपने घर से नहीं लगा सकता था। वो लॉस नहीं चाहते थे, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। इससे जमींदार लोगों ने क्या किया, उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, खेती को इंप्रूव करने की बात की ही नहीं उन्होंने। ये पहली प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम क्या परमानेंट सेटलमेंट में, कि जमींदार्स वर नॉट इन्वेस्टिंग इन लैंड इंप्रूवमेंट। जमींदार्स वर नॉट इन्वेस्टिंग इन लैंड इंप्रूवमेंट, ये पहली प्रॉब्लम है किसकी, परमानेंट सेटलमेंट की। दूसरी, द फिक्स रेवेन्यू वाज सो हाई दैट जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। और जो रेवेन्यू फिक्स किया था ब्रिटिशर्स ने कि इतना जमींदार लोग लाओ और हमें दो इतना पैसा, तो वो अमाउंट जो था, वो फिक्स रेवेन्यू बहुत हाई था, इतना ज्यादा था पहले से कि ब्रिटिशर्स भले ही पीजेंट से खुद ज्यादा ले तभी वो पूरा नहीं हो पाता था, बहुत मुश्किल से पूरा होता था। यानी जमींदार लोग को बड़ी मुश्किल होती थी वो फिक्स्ड अमाउंट जमा करने में, क्योंकि पीजेंट के पास रहेगा ही नहीं तो जमींदार को कैसे देगा, जमींदार के पास पीजेंट से मिलेगा ही नहीं तो फिर वो कंपनी को कैसे देगा। तो जो भी जमींदार लोग थे वो फिक्स रेवेन्यू इतना हाई था कि उसे पे करने में बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी, उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था कि उस फिक्स रेवेन्यू को पे करने में, क्योंकि फिक्स रेवेन्यू क्या था, बहुत हाई था, जिसे पे कर पाना बहुत आसान नहीं था। तीसरी बात, जमींदार हु फेल टू पे द फिक्स रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। और तो और जो जमींदार फिक्स प्राइस को दे नहीं पाया वो अपना जमींदारी खो बैठेगा, यानी वो अब जमींदार नहीं रहेगा, उसे टैक्स कलेक्ट करने का राइट नहीं रह जाएगा। तो ब्रिटिशर्स ने इस तरह से सीवियर लॉ बनाए थे, बहुत ही ऑपरेस करने वाले, एकदम सताने वाले, हैं दमनकारी। कैसी नीति कि एक तो खूब सारा हाई रेवेन्यू लो, ऊपर से एग्रीकल्चर को, कल्टीवेशन को भी इंप्रूव करो, और इतना फिक्स रेवेन्यू हाई, अगर तुमने दिया नहीं तो तुम्हारी जमींदारी भी चली जाएगी ना। सारी रूल्स रेगुलेशन खूब स्ट्रिक्ट, एक तरफा नियम बना के रखे थे किसने, ब्रिटिशर्स ने, और सारी परेशानी का सामना करना पड़ता था इंडियन जमींदार्स को या फिर हमारे पीजेंट्स और फार्मर्स को, इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट की गई है किसके द्वारा, परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा। पहला कि इसमें रेवेन्यू बहुत फिक्स है, बहुत हाई है, किसान लोग हमारे जो जमींदार से वो इंटरेस्टेड ही नहीं है लैंड के इंप्रूवमेंट में, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जो जमींदार फिक्स प्राइस दे नहीं पाया उसकी जमींदारी चली जाएगी, है ना। जमींदारी सिस्टम विल बी लैप्स्ड इफ एनी जमींदार वाज फेल्ड टू पे द टैक्स। उसको जमींदार नहीं माना जाएगा, वो फिर से राजा तलुकदार बन जाएगा। ठीक है। और चौथी प्रॉब्लम जिसके द्वारा क्रिएट की गई थी कि देयर वाज प्राइस राइज एंड एक्सपेंशन इन कल्टीवेशन। खेती करने में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही थी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि दिन ब दिन सीड्स की कीमत, खेत में पानी जो दे रहे हैं हम, उसमें जो अनाज जो लगा रहे हैं, खाद जो डाल रहे हैं, इन सब की कीमत बढ़ते जा रही है। लेबर्स को भी ज्यादा पेमेंट देना पड़ता था, क्योंकि लेबर पहले की तरह जैसे महंगाई बढ़ते जा रही है उस हिसाब से पेमेंट में इंक्रीजमेंट भी होता है। कहीं भी आप देखिए किसी भी जॉब में, वो कैसा भी जॉब हो, लेबर से लेकर बड़े पोस्ट तक का ही जॉब क्यों ना हो, धीरे धीरे पेमेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो उसी तरह से महंगाई भी बढ़ रही थी तो पेमेंट इंक्रीज होना था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रेवेन्यू तो फिक्स था। तो रेवेन्यू फिक्स है तो पेमेंट कैसे इंक्रीज किया जाए, उतना पैसा तो देना है, और उनको पैसा नहीं देंगे उतना तो हम लेबर्स को पेमेंट कम देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। तो जो प्राइस राइज यानी महंगाई, चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और कल्टीवेशन को एक्सपेंड किया गया, यानी खेती वाली जमीन को बढ़ाया जाने लगा, जिससे फॉरेस्ट कट हो रहे थे और बहुत सारी जमीन को खेती के अंडर लाया गया। देयर वाज प्राइस राइज एंड एक्सपेंशन इन कल्टीवेशन। ये होने लगा था किसकी वजह से, परमानेंट सेटलमेंट की वजह से। और हम बात करते हैं प्रॉब्लम क्या क्रिएट की है कि परमानेंट सेटलमेंट वाज एक्सट्रीमली ऑपरेसिव फॉर कल्टीवेटर्स। परमानेंट सेटलमेंट जो है कल्टीवेटर्स के लिए, जो खेतों में अनाज उगाते हैं, उनके लिए बहुत ही ऑपरेसिव, उनके लिए बहुत बुरा था, उनके साथ अत्याचार करने वाला था परमानेंट सेटलमेंट। क्यों? क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट फोर्स करता था कि इतना प्रोडक्शन होना ही चाहिए, वरना क्या होगा, उनकी जमींदारी सिस्टम चली जाएगी।
वो इस वजह से वो लेबर्स के ऊपर अत्याचार करते थे। पूरा सिस्टम चलाता था। ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे जमींदार को, जमींदार फोर्स कर रहा है कल्टीवेटर को, कल्टीवेटर फोर्स कर रहे हैं अपने लेबर्स पीजेंट्स को। तो इस तरह से सब लोग पिस रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं। उसके बाद अगर कल्टीवेटर्स को अनाज उगाना है तो वो क्या करता था, कई बार उसको लोन लेना पड़ता था मनी लेंडर से। मनी लेंडर मतलब पैसा देने वाले, जिन्हें साहूकार कहते हैं। अक्सर आपने मूवी में देखा होगा ना, काले कपड़े पहना, टोपी पहना रहता है, छाता लेके रहता है, वो साहूकार बोलते हैं, मुनीम जी बोलते हैं, जिससे पैसा देता है, जो है ना उधार देता है लोगों को, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में भी, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। जी हाँ। तो क्या होता है, अक्सर कल्टीवेटर जो खेत में अनाज उगाते थे, वो अपना अनाज उगाने से पहले उन्हें क्या चाहिए होगा, बीज चाहिए होंगे, खाद चाहिए होंगी। तो इन सब के लिए उन्हें पैसा चाहिए होता था। कई बार कल्टीवेटर्स के पास पैसा नहीं बचता था रेवेन्यू देने के बाद, इसलिए वो क्या करते थे, लोन भी लेते थे मनी लेंडर से, उन्हें उधार लेना पड़ता था। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही किसके द्वारा, परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा। पहली प्रॉब्लम ये कि जमींदार जो है लैंड इंप्रूव नहीं कर रहे थे। दूसरी प्रॉब्लम फिक्स रेवेन्यू बहुत हाई था। तीसरा, कई बार तो जमींदार टैक्स पे नहीं कर पाते थे, वो रेवेन्यू दे नहीं पाते थे कंपनी को, नहीं दे पाते तो उनकी जमींदारी सिस्टम चली भी जाती थी। और तो और प्राइस राइज बहुत हो रहा था, कल्टीवेशन का एक्सपेंशन भी हो रहा था, कीमतें भी चीजें बढ़ रही थी और बहुत महंगाई है ना, सभी चीजों की कीमतें बढ़ रही है और महंगाई बढ़ते जा रही है। और साथ ही साथ इससे कल्टीवेटर्स को, इस परमानेंट सेटलमेंट से कल्टीवेटर्स को बहुत नुकसान पहुंच रहा था ना। कल्टीवेटर्स वर हाईली ऑपरेस्ड ड्यू टू दिस। समटाइम्स कल्टीवेटर हैड टू टेक लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स। और तो और कल्टीवेटर्स को कई बार लोन लेना पड़ता था, किससे, मनी लेंडर से। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट की गई थी किसके द्वारा, परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर हमने बात की परमानेंट सेटलमेंट की, साथ ही साथ हमने उसमें परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं उसके बारे में भी बात की। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ये हमारा 3rd वीडियो लेक्चर था। बाकी का हम अपने अगले वीडियो लेक्चर यानी 4th वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।